तो दोस्तों अगर हम घर से ही अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँगे किसी भी एग्ज़ामिनेशन की, तो पेपर में बैठते टाइम हमें पसीना नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम जीओए अकाउंट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे, चाहे जीओए अकाउंट्स, जूनियर ऑडिटर या फिर आपका एग्ज़ाम रहेगा चाहे वो पीजीटी कॉमर्स का, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉमर्स के रहने वाले हैं वो आपके लिए इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है यार जरूर लाइक किया करो, थम्स अप किया करो। आपका एक एक लाइक, एक एक जो भी आपका कमेंट रहता है वो हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, टेलीग्राम पे भी फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए @street247। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितना बेहतरीन कंटेंट मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, कॉमर्स से, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एमसीक्यू की फॉर्म में मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैनल है, जरूर जुड़ जाना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लिंक पे भी आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो गोल गोल थोड़ा सा सर्कल घूमेगा, लोडिंग होगा, डायरेक्टली आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कौन से वर्ष किया गया था? ठीक है, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आरबीआई बना का था, तो ये बना था 1 अप्रैल 1935 से इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1948 तक तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का भी रिजर्व बैंक ऑफ भारत को भी संभालता था 1948 तक, और पाकिस्तान को भी संभालता था। मतलब कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जो भी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जो भी चीज़ें रहती थी वो आरबीआई के थ्रू ही रहती थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना अलग, आपको पता, सेपरेट बना ही लिया था। नेक्स्ट इज विच कमेटी सुजेस्टेड दैट द एनबीएफसीज। अब आप पूछोगे सर एनबीएफसीज क्या होती हैं, वो आगे बताता हूँ। सो वर्किंग इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कैन क्लास सेक्टर भी क्लासिफाइड एज एम एनबीएफसीज, एमएफआईज। ठीक है, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एमएफआई मीन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। तो कौन सा ऐसी कमेटी ने ये सुजेस्ट किया था? तो एनबीएफसीज मतलब कि जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताने जा रहा हूँ आपको बजाज फाइनेंस का। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा मन्नापुरम फाइनेंस। तो जितने भी ये कंपनीज है ये क्या है? एनबीएफसीज हैं। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है जिसने, जो कौन सी कमेटी ने स्ट्रेस किया था कि एनबीएफसीज वर्किंग इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कुड बी क्लासिफाइड एज एनबीएफसीज, एमएफआईज। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जो कि बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं वाई एच मालिकम की तरफ से ये कमेटी में सजेस्ट किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंटली। ठीक है, किसी स्टेट के जूनियर ऑडिटर एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा भी था। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1872। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ बेलमेंट। तो इसमें से बेलमेंट का क्या केस है? ठीक है, तो बेलमेंट का इसमें से जो केस है आपको बताना है कौन कौन सा है। द लीज ऑफ एन अपार्टमेंट, ये तो नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड बाई ए लेंडर एज कोलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशनल सेल ऑफ गुड, ये तो नहीं है। नेक्स्ट इज ए कार इज पार्क्ड बाई ड्राइवर इन ए सेल्फ सर्विस पार्किंग लॉट एंड द ड्राइवर लॉक्स द कार एंड टेक्स द की। तो ड्राइवर ने लॉक किया की को, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर रहेगा प्रॉपर्टी हेल्ड बाई ए लेंडर एज कोलेटरल इज द एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो याद रखना बेलमेंट का एग्जांपल है लेंडर, मतलब यहाँ पे बात हो रही है चाहे वो बैंक हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या एनबीएफसी हो। तो उसके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है एज ए कोलेटरल, इट कम्स अंडर द केस ऑफ बेलमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज नोन एज। ठीक है, कभी भी सेल ऑफ फ्यूचर गुड होती है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है असाइनमेंट टू ए सेल। ठीक है, ठीक है, जो कि फ्यूचर में जाके आप सेल करोगे। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा एलआईसी पॉलिसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो आपने बहुत से टाइम सुना होगा कि कोई पर्सन कहता है कि मैंने तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पे लोन ले लिया। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उस पॉलिसी का जो भी, आप कह सकते हैं जो भी पर्सन ने पेड अप प्रीमियम किया है। ठीक है, एक होता है पेड अप प्रीमियम, एक होता है मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली जो भी उसने पेड अप प्रीमियम किया है तो उसके बेसिस पे ही जहाँ पे आप कह सकते हो कि असाइनमेंट की बात होती है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट इज शेयर्स विद नो फेस वैल्यू आर नोन है। तो कौन से ऐसे शेयर हैं जिनकी कोई फेस वैल्यू नहीं रहती। अभी भी जब कभी भी आप देखते हैं कोई भी मार्केट में सबसे पहले कोई भी कंपनी लिस्ट होनी जाती है तो क्या करती है, लॉन्च करती है अपना आईपीओ। ठीक है, आईपीओ के थ्रू वो कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में। तो हमेशा उसकी कुछ ना कुछ फेस वैल्यू रहती है। कभी किसी कंपनी की रहेगी टू फेस वैल्यू 2 की रहेगी, फिर उसके बाद किसी कंपनी की रहेगी 10 की। किस लिए ज़रूरी होती है ये, कभी भी कंपनी ने अपना अगर स्प्लिट वगैरह या फिर बोनस वगैरह इशू करना हो, इसके लिए यूज़ होती है। फेस वैल्यू बेसिकली ज़्यादातर स्प्लिट के लिए यूज़ होती है, या आप कह सकते हो कि कॉरपोरेट एक्शन के लिए। तो इन फ्यूचर पूछा भी जा सकता है कि फेस वैल्यू किसके लिए यूज़ करती है कोई कंपनी। तो बेसिकली इसमें बेसिकली तो वो यूज़ करती है स्प्लिट लेके आने के लिए, ठीक है, स्टॉक्स के स्प्लिट के लिए। बट अगर आपको वहाँ पे कॉरपोरेट एक्शन भी ऑप्शन में दिखे तो आप उस पर ईजिली क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी डिटेल में चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप चाहें तो जो भी स्टॉक मार्केट के क्वेश्चन आते हैं उनको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा शेयर्स विद नो फेस वैल्यू आर नोन एज नो पार स्टॉक। एट पार स्टॉक मतलब जिनकी फेस वैल्यू रहेगी, और नो पार स्टॉक जिनकी कोई फेस वैल्यू नहीं रहेगी। द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो हमने बहुत बार सुना है मार्शल लॉ के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको सेपरेट, ठीक है, छोटा सा वीडियो चाहिए शॉर्ट्स की फॉर्म में तो मैं वो भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अकॉर्डिंग टू मार्शल इज, तो मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। Next is the IMF created an international reserve asset to supplement existing reserves in response to global demand which is known as। तो एक IMF की तरफ से एक बनाई गया है। ठीक है, तो क्या बनाए गए IMF की तरफ से, तो ये बनाए गए हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको STR भी बोला जाता है। ठीक है, तो STR कोई करेंसी नहीं है, ये वास्केट ऑफ करेंसी है। ठीक है, इसको बोला जाता है वास्केट ऑफ करेंसी। हो सकता है इन फ्यूचर इंडियन रुपी भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, तो STR से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स से रिलेटेड। STR किसको कह रहा है मैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसमें पूछा जाता है कि पांच की कौन सी कितनी कंट्रीज की करेंसी से STR बनता है, तो ये बनता है 5 कंट्रीज की करेंसी से। अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से किस कंट्री की करेंसी से नहीं बनता है। ठीक है, तो किस किस से बनता है बता देता हूँ आपको। US डॉलर याद रहेगा, UK का पौंड। ठीक है, पौंड का साइन ऐसा रहता है। ठीक है, और यूरोप का यूरो। ठीक है, ई रहता है उसका ऐसा। नेक्स्ट इज जापान का येन, और चाइना का युआन। अब बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं सर येन और युआन में क्या कैसे पहचाने कि येन किसकी करेंसी है, युआन किसकी है। ठीक है, हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। अब चाइना है, ठीक है, अब जेन और पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यार जेन है और युआन है, ठीक है, चाइना और जापान से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो युआन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यू को छोड़ दूँ, लास्ट से स्टार्ट करूँ तो क्या आ रहा है, NA। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, चाइना, NA। ठीक है, युआन मतलब चाइना, और बचा क्या, जेन जापान। सिंपल है ना। दोस्तों ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में कभी भी आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, कभी कभी युआन नहीं मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, तो कभी कभी वो रेनमिनबी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है, रेनमिनबी भी बोलते हैं इसको अपनी वो चाइनीज़ लैंग्वेज में। रेनमिनबी या फिर आपको रेनमिनबी भी देखने को मिले तो एक ही चीज़ है, याद रखना। ठीक है, बेसिकली करेंसी को अपनी जो उनकी जो खुद की लैंग्वेज है उसमें वो रेनमिनबी भी बोल देते हैं। तो एक ही चीज़ है कि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है यार टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ जुड़ जाना। वहाँ पे भी आपको ऐसे बहुत से शॉर्टकट्स, बहुत से मोटिवेटिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो डोंट मिस, प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तभी आंसर करना। और हो सके तो आपके कितने मार्क्स भी बन रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हम मुझे आइडिया हो सके कि यार आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। क्योंकि जितने भी कॉमर्स के क्वेश्चन है मैंने ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड इशू किए हैं आपके लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे और कॉमर्स के क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। बट काइंड ऑफ कॉस्ट आर पेड फ्रॉम ग्रोस प्रॉफिट, किस तरह की आपको बताना है, कॉस्ट पेड की जाती है GP से, ग्रोस प्रॉफिट से। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट से। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अपने ग्रोस प्रॉफिट में से सब कुछ जितने भी एक्सपेंसेस है वो कम करेगी, चाहे वो सैलरी का एक्सपेंस हो। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी उसके सेलिंग पे एक्सपेंसेस हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस जितने भी हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह पे की है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच कंट्री इनिशिएटेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो आपको याद होगा 1930 का
WED वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसमें क्या था, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी थी वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर गई थी, जितनी भी इकोनॉमीज़ थी। जैसे अभी भी एक तरह से आप कह सकते हो एक डिप्रेशन का ही दौर चला हुआ है, जो जितना रशिया और यूक्रेन का युद्ध बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि चीज़ों के रेट कितनी तरह से बढ़ चुके हैं, ठीक है। जो पहले 28 रुपीज़ के आसपास मिल्क का पैकेट आता था, वो भी अब लगभग 34-35 रुपीज़ टच करने लगा। मतलब कि पिछले 6-7 महीनों में ये 6-7 रुपीज़ बढ़ गया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बात तो मैं करना ही नहीं चाहूँगा, वो तो शायद आप सभी उस चीज़ से फैमिलियर ही हो। खैर हमारा वो मुद्दा नहीं है, ठीक है। हमारा मुद्दा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो डिप्रेशन है, सबसे पहले किस कंट्री ने इनिशिएट किया था। तो आपको पता होगा, सबका बाप कौन है, यूएसए। तो यूएसए ने स्टार्ट किया था इन 1930, ठीक है। 1930 का वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको चाहिए तो बताना, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। व्हाट इज़ बैंक्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब एनआईएम की यहाँ पे बात हो रही है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इनकम एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड आउट। तो जितना भी डिफरेंस है इंटरेस्ट इनकम का और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पे आउट किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विच द फॉलोइंग मेक्स द मोस्ट एफडीआई रेट्स। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई रेट्स कौन सी कंट्री में आते हैं, ठीक है। तो यूके तो नहीं होगा, ठीक है। यूएस से भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब बचा यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड यूएसए। यूरोपियन यूनियन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूरोप को तो ज़रूरत ही नहीं एफडीआई की। तो ये तीन ऑप्शन तो मैंने काट दिए। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि अब एशियान ही होगा। तो यार देखो, एशियान में आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे चाइना आता है, ठीक है, और कौन आता है, भारत आता है। तो आपको पता है कि भारत के लोग, मेरे प्यारे भारत के लोग कितने मेहनती हैं। आपने देखा होगा, चाहे मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया की, यूएई की, अबू धाबी की, कहीं की भी बात करूँ, भारत के लोग बहुत भर भर के पैसा भारत में भेजते हैं, क्योंकि भारत में सेविंग की हैबिट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कि सबसे पहले भारत नंबर 1, पहले चाइना नंबर 1 पे होता था, एफडीआई रिसिपिएंट में भारत हो चुका है। तो चाइना और जो इंडिया है, ये लगभग आप कह सकते हो कि एशियन का ही पार्ट है, ठीक है। हालांकि भारत एशियन कंट्री में इन्वॉल्व नहीं होता है, एशियन प्लस में आता है, बट यहाँ पे चाइना की कुछ ना कुछ डोमिनेंस रहती है, ठीक है, जिसके कारण हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा मोस्ट एफडीआई ट्रेड्स का, वो एशियन कंट्रीज़ के पास ही रहेगा। यहाँ पे यूएस तो आपने सीधा कैंसिल कर देना है, यूके सीधा कैंसिल कर देना है, फिर से यूएसए की बात होगी तो कैंसिल कर दिया। आप चाहें तो स्प्लिट जो सॉरी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, उसका भी यूज़ करके आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। यूएसए दिखा हटा दिया, यूएसए दिखा हटा दिया, यूके दिखा हटा दिया, बचा क्या, एशियन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एशियन। तो चलिए दोस्तों, बहुत मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको इस वीडियो में दी है, बहुत शायद नॉलेजेबल वीडियो भी रही होगी। फिर भी कमेंट करके बताना कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा होगा तब भी कमेंट करके बताना, अगर नहीं भी लगा तब भी बताना, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ, मेरी टीम और इम्प्रूव कर पाए। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बस एक वीडियो को लाइक जरूर करना, थम्स अप जरूर देना, अगर मेरी एफर्ट, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो। इसके अलावा अपने मम्मी पापा को प्यार दीजिए। वीडियो देखते देखते अगर बोर हो जाते हो तो बीच में चाय कॉफ़ी भी पी लीजिए कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।